नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी फेवरेट सब्जेक्ट क्रिया योग को लेकर। तो आज हम क्रिया योग के लिए एक और तरीके से एक और मेथड सब चीज़ें मिलाकर मैं आपको सबसे ज़्यादा सरलता से पेश कर सकूं, सबसे ज़्यादा सरलता से आपको बता सकूं, वो मैं तरीका लेकर आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, डाइटिशियन हूँ और साथ में क्रिया योगी प्रैक्टिशनर हूँ। और योग के लिए मैं आयंगर जी मेरे गुरु रहे हैं, उनसे मैंने सीखा है। तो मेरा जो ये क्रिया योग के लिए जितना भी मैं बनाती हूँ वो सारा उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब इन सबको मिलाकर जो मैंने अभ्यास करती हूँ उसके हिसाब से। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, और उनके लिए भी है जो मेरा वीडियो अब तक देखते आ रहे हैं। और दोनों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप देखेंगे कि आपके मतलब का है। तो शुरू हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम कोई ऐसा, सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। हम ऐसा कौन सा समय चुनें जब क्रिया योग का अभ्यास किया जा सकता हो। तो सबसे पहली बात है कि वो ऐसा समय चुनें कि आप जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता हो। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जो भीड़ भाड़ वाली है तो भी आप समय और उसके हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे रात या सुबह के समय करें, बिल्कुल सुबह। तो अच्छा, उस और दूसरा है समय हो गया। और एक चीज़ है, आपका पेट, यानी आपने बहुत सारा खाना ना खाया हो। अगर थोड़ा बहुत आपने खाना खा रखा है जिससे आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना पेट नहीं भरा हुआ है जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, इतना भरा हुआ पेट ना हो तो आप कर सकते हैं। तो समय बता दिया। और अब मैं बात करती हूँ किस पोजीशन में करना है। तो आप इस तरह से, जैसे मैं चेयर पर बैठी हुई हूँ कुर्सी पर, इस तरह कर सकते हैं। आप किसी गद्दी पर बैठकर कर सकते हैं, आप चौकी पर बैठकर कर सकते हैं। मतलब तो ये है कि आपका जो ये वाला एरिया है पूरी तरह से रिलैक्स रहे, आपका चेस्ट एकदम सांस लेने में दिक्कत ना हो। आपके वस्त्र वो वस्त्र हों जो कि ढीले ढाले हों, ऐसे ना हो कि आपको सांस लेने में, फिर बता रही हूँ, कि कोई दिक्कत हो। और उसके बाद अब हमने बात कर ली अपने पोजीशन की। शवासन भी, जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि 2-2.5 घंटे एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले, क्योंकि इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल ना हिले डुले। अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है वो एक अलग बात है, पर आप बिना शरीर अकड़े आप उस पोजीशन में रह सकें। तो जैसा मैंने बताया कई बार कि मैं अगर शवासन में करती हूँ तो कभी मैं घुटने मोड़ लेती हूँ, तो कभी घुटने सीधे कर लेती हूँ, पर मेरे दोनों पैर एक के ऊपर एक नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। तो आप अपनी चॉइस का कुछ भी आसन, कोई भी पोजीशन, कोई भी तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। उसमें क्या है कि आपकी जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ी शोधन भी इसी को कहते हैं, तो जो आपकी नाड़ियाँ हैं वो क्लियर होती जाती हैं, उनमें जो सांस प्रश्वास का जो प्रवाह है बेटर होता है, और आप अपनी श्वास को बेहतर ढंग से जब ले पाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि श्वास एक ऐसा माध्यम है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ने का काम करता है, हमारे अंदर और बाहर का। हाँ, तो श्वास प्रश्वास ही अगर गड़बड़ होगा तो आप क्रिया योग क्या कोई भी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। आपको सांस लेने में ही जब इतनी दिक्कत है तो आप उस पर ध्यान क्या देंगे। और उसके साथ साथ, लेकिन अगर आप सांस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो वो सही हो जाती है। ध्यान जो शब्द है, जो मैं कहती हूँ, आप सुनने की कोशिश करिए, आप देखने की कोशिश करिए। वो जो ध्यान है ना, वो हमारे अंदर एक प्रभु का एक सबसे बड़ा प्रेजेंस है। यानी उस ध्यान के द्वारा हम प्रभु की सत्ता को पहचानते हैं, क्योंकि वही ध्यान आपकी हर चीज़ को सही करने में आपकी मदद करता है। तो जब आपने सारी ये पोजीशनिंग ले ली, उसके बाद हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, कुछ नहीं ज़्यादा। उसके लिए आप ये जो अंगूठा है
इसको आप हल्का सा यहाँ से बंद करिए, इससे आपका ये वाला जो नॉस्ट्रिल है, नथुना है, बंद हो जाए। और यहाँ जो लेफ्ट वाला यानी बायां वाला जो नथुना है, इससे हमें सांस छोड़नी है। जी हाँ, शुरुआत हम हमेशा सांस छोड़ने से करेंगे और श्वास भरने के, और जो अंत है, जो आखिरी मेरा जो प्राणायाम होगा वो मैं श्वास के भरने से करूँगी। तो इस तरह से मैंने किया और इससे धीरे धीरे मैंने सांस लिया बिना शरीर को हिलाए, बिना कोई प्रेशर के। तो हमने क्या करना है, हमने सांस छोड़ने से शुरू करना है। तो आपने इससे सांस छोड़ना शुरू किया, अब इसी से भरेंगे। अब इसको बंद करेंगे और यहाँ से सांस छोड़ेंगे और इसी से भरेंगे। इस तरह से ये एक साइकिल होता है। आप 8 से 10 कम से कम करिए, ज़्यादा करने का मन है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारे श्वास प्रश्वास में आपको पेट को बाहर निकाल कर कोई भी बेली ब्रीदिंग नहीं करनी है। जी हाँ, आप बेली ब्रीदिंग से सोचिए कि बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात है। जब आप अपने पेट को फुलाते हैं तो आपके लंग्स पीछे हो जाते हैं और वो सिकुड़ते हैं, तो इसलिए बेली ब्रीदिंग नहीं करनी है। और जहाँ तक हो सके आप जितना जितना पेट अंदर जाता जाएगा सांस छोड़ने के बाद, उसको वही मेंटेन करिए। ठीक है, जैसे आपने सांस छोड़ा, आपका पेट अंदर गया, उसको वही मेंटेन करिए। और जब सांस भरेंगे तो आपका चेस्ट फूलेगा, उसको वही मेंटेन करिए। सही है, जैसे सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर गया, सांस भरते समय ये हुआ। ठीक है, अब इसको हम जब फिर से सांस छोड़ेंगे तो फिर पेट और अंदर जाएगा, लेकिन चेस्ट अंदर नहीं जाएगी, चेस्ट नीचे नहीं जाएगी। तो सांस, पेट अंदर गया और फिर से हमने जब सांस भरा तो चेस्ट थोड़ा और खुल जाएगी। तो इस तरह से श्वास प्रश्वास करते करते आप 8 से 10 बार से शुरुआत करिए। अब इसके बाद हमें अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए, जो हमने ये अभ्यास किया अनुलोम विलोम का बिना शरीर हिलाए डुलाए, ठीक उसी तरह हमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान दिया। हमने अपने शरीर को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया और जब हम इस श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते जाएंगे तो उसके बाद हम अपने आंखें हमारी बंद होंगी और बंद आंखों से हम अपनी जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट है, जिसको हम पूंछ की हड्डी यानी टेल बोन कहते हैं, उस टेल बोन के आगे एक जगह है, एक बिंदु है, एक बिल्कुल छोटा सा स्थान है, ऊर्जा केंद्र है, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। वो वहाँ और एनस यानी मल द्वार के बीच में ये एक जगह है। इस जगह आप फोकस करेंगे, बंद आंखों से उस जगह पर ध्यान देते हुए सांस छोड़ेंगे और लेंगे। उससे उस जगह में ऊर्जा का प्रवाह होगा, उस जगह चेतना जागेगी। जब उस जगह चेतना जागेगी तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगे। तो जब आपने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि एक वेव यानी लहर जैसा महसूस होगा। जैसे आप सोचिए कि आप एक पानी का एक वो है, इसमें बाउल में पानी लेकर जब आप कोई उंगली उसके अंदर करते हैं तो उसके अंदर एक लहर जैसी महसूस होती है। ठीक उसी तरह, या आप रेत से भी इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आप जब रेत का एक लूजली पैक्ड रेत, बहुत बिल्कुल ठुस के भरा हुआ नहीं है, उसमें जब उंगली डालते तो एक वेव की फीलिंग आती है। ठीक उसी तरह जब हम उस जगह मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे यानी उस बिंदु को खोजेंगे तो ये वेव की फीलिंग आएगी। तो जब उस जगह करते जाएंगे तो चेतना आएगी। हाँ, तो हो सकता है जैसे शुरुआत में आपका जो वो है मूलाधार चक्र, हो सकता है कभी आपको वो बिंदु ऐसा लगेगा कि जैसे राइट में है या लेफ्ट में है, उस पर भी जोर मत लगाइए। आप सिर्फ उस बिंदु को तलाश करके उस जगह पर फोकस करना है। उस बिंदु को तलाश करते करते फिर वो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आएगा। तो जब हम, जैसे हमने बताया ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो सुषुम्ना है यानी इड़ा और पिंगला दोनों के बीच में एक तीसरी नाड़ी है, सुषुम्ना है, उस सुषुम्ना में प्राणों का प्रवाह होने लगता है। और जब हम इसके साथ करते हैं तो जो हमारा मूलाधार चक्र है उससे सुषुम्ना जो है सीधा सीधा हम प्रवाह को चैनलाइज करते हैं। ये हमारा तरीका रहता है।
तो जब हम उस पर करते जाएंगे, खूब अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर थोड़े दिनों में आप या कुछ महीनों में या उससे ज़्यादा समय में आप देखेंगे कि आपको एक पल्सेशन यानी धड़कन का एहसास आपको स्वाधिष्ठान चक्र यानी उसके ऊपर मूलाधार के ऊपर आपके जो पेल्विक एरिया है उसके पीछे जहाँ आपके जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, उस जगह पर आपको पेल्पिटेशन का एहसास होगा। उसके बाद जब आप और करेंगे तो आपको आपने के मणिपुर चक्र में चेतना मालूम पड़ेगी। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ये थोड़ा प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा समय लगने वाला जो प्रोसेस है वो है मूलाधार चक्र। उसके बाद आपको बाकी चक्र में इतना टाइम नहीं लगता है। कई बार लोगों को जो आपका अनाहत यानी हार्ट चक्र है उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है। तो उसके बाद विशुद्धि है, विशुद्धि चक्र भी है, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रधार चक्र है। तो ये सारे चक्र आपके धीरे 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 खुलते रहेंगे और आप देखेंगे आप एक जैसे एक अलग ऊर्जा का एहसास होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, एक स्टेबिलिटी महसूस होगी। यानी आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा बैलेंस होते जा रहे हैं। आपकी इमोशंस जो हैं जो पहले बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी वो बेटर हो जाती हैं। तो आपको कोई भी परिस्थिति के लिए ये क्रिया योग आपको तैयार कर देता है कि परिस्थिति कुछ भी हो आप उसमें से बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और सोचते हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम क्रिया योग का अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे लिए परिस्थितियाँ कोई भी परिस्थिति हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई चेतना लेकर आती है और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है, ना कि हमको नीचे करने का। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो पहलवान होते हैं वो या कोई भी मतलब जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो पहले से जो तैयार होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए वो उसको जीत पाते हैं। कोई भी अभ्यास, चाहे वो कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड है या बॉडी से रिलेटेड है, क्या काम आता है क्रूशियल समय पर? हमारा अभ्यास, कि हमने कितना अभ्यास किया है। अगर हमारी इमोशंस के साथ हमने इतना अच्छा अभ्यास किया है, फिजिकल बॉडीज़ के साथ किया है, तो हम बेटर ढंग से उसी सिचुएशन को ले सकते हैं। जैसे आप सोचिए आपके पास एक बहुत बड़ा काम आ गया और आप अगर तैयार नहीं हैं और वो आपके मुंह पर आया तो आप अपने आप को बिल्कुल ख़त्म पाएंगे। लेकिन क्रिया योग ऐसा नहीं होगा, वो आपको हमेशा स्ट्रांग बना के रखेगी। कभी मौका लगेगा तो आपको मैं इसके लिए भी कुछ बताऊंगी अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपनी परिस्थितियों में ये काम किया है। हाँ, तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताती जो मैं खुद ना कर सकूं या मैंने खुद ना करी हो और उस पर काम किया हो। मैं कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ नहीं बताती, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है ना। तो फिर मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो है, आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको जो लोग लगता होगा जिसको इनकी ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जुड़े रहिए, आपका अभ्यास मेरी प्रेरणा है। मेरी उम्मीद है कि ये जो इतना बढ़िया सी चीज़ ऋषि मुनियों ने हमारे लिए खोज के रखी है, हम उनको उन्हीं तक सीमित ना रहने दें या कुछ लोगों के हाथ में ना रहने दें, हम इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।